हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी पता है आपको कि आपका एयरफोर्स का एग्जाम खत्म हो गया और मैं पूरा टाइम आपको कोस्ट गार्ड एंड नेवी के एग्जाम पे देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स में अब कुछ रह नहीं गया। रिव्यू कराना है, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो रिव्यू करा देंगे। अगर क्वेश्चन सफिशिएंट मिलेंगे तो, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तो रिव्यू नहीं कराऊंगा। अगर प्रॉपर क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं रिव्यू भी करा दूंगा एंड एयरफोर्स वाले। बट कोस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम है इनको हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, साथ में नेवी की भी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने कराए थे। अब रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, सबको मैं धीरे धीरे करके ला रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। एंड गाइज ये पार्ट 1 2 को प्लेलिस्ट में मैंने डाला था और इसकी पीडीएफ अब तक टेलीग्राम पे मिल गई है पार्ट 1 एंड 2 की, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z तो मिल जाएगा। एंड गाइज बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमने कराया है कोस्ट गार्ड के अंदर, चाहे वो जीडी हो, चाहे डीबी हो, चाहे आंतरिक हो। सेक्शन 1 जिसका जिसका वीक था ना, वो हमसे बच्चा पढ़ के गया है और बहुत ही अच्छा खासा स्कोर किया है उसने। और ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी बहुत सारे बच्चे हैं। सबका ट्रेनिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ सबका चैट, ठीक है। यूनिफॉर्म में तो फोटो अपलोड नहीं कर सकते, किसी का अलाउड नहीं रहता ये सब चीज़ें। हम लोग चैट ही अपलोड कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैंने अपलोड की है टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हो। हमारी जो पिछली बैच थी रक्षक, उस बैच से पढ़ के काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस बार रक्षक 2.0 आप ज्वाइन करो एंड अपने सेक्शन 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से करो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 1 बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें जिसका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। 53 54 तक का टारगेट करो, हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। इस बैच में हम लोग अब परसों से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, सेक्शन 1 की एंड सेक्शन 2 की भी, जीडी की भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड प्रैक्टिस पीडीएफ देंगे हम लोग सेक्शन 1 की, ठीक है। इसकी प्राइस है, डिस्काउंट है 633 रुपीज़, आप ज्वाइन कर सकते हो। कहोगे ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है सेक्शन 1 के लिए, तो हमारी बैचेस महंगी रहती है, बाकी लोगों की तरह सस्ती नहीं रहती। क्योंकि हम जो चीज़ें देते हैं अप टू डेट देते हैं, पुरानी वीडियोस को जल्दी अपलोड नहीं करते किसी बैच के अंदर। एंड रिकॉर्डेड बैचेस होने के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि हमेशा चीज़ों को, एग्जाम के पैटर्न को और फॉलो करें, नई चीज़ों को प्रोवाइड करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो अभी A2Z स्टडी आपको डाउनलोड करके आप रक्षक 2.0 बैच से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप जीडी से दे रहे हो चाहे डीबी से। सेक्शन 1 आपको ना सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम में होगा, बल्कि फिजिकल के दिन भी जाओगे वहां पे भी इसी बैच के पढ़ाए गए क्वेश्चन आने वाले। व्हाट्सएप करके कुछ इंक्वायरी चाहिए तो ले सकते हो आप, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे। बाय द वे A2Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस जो पृथ्वी से पहले सूर्य पर खोजी गई थी ब्रह्मांड में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। एक ऐसा सवाल में जो आपको कंफ्यूज किया गया कि कौन सी गैस है जो पृथ्वी से पहले सूर्य पर खोजी गई, और फिर उसका हिंट भी दे दिया गया कि ब्रह्मांड में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में, पूरे ब्रह्मांड में, अर्थ पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में। पहले आपको कंफ्यूज किया गया, बच्चा कंफ्यूज हो गया, अच्छा अर्थ से पहले सन पे खोजा गया था और बाद में हिंट दे दिया गया, तो ब्रह्मांड में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? हीलियम है। बोलोगे अच्छा ठीक है, तो फिर आंसर हीलियम हो जाएगा। हाँ, तो हीलियम को ही ना अर्थ से पहले सन पे खोजा गया था। आगे आ जाओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तटस्थ विलियन का पीएच मान क्या होता है? पी मतलब तटस्थ बोले तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल विलियन जो मान लो है, न्यूट्रल कोई चीज है, पदार्थ है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? अब देखो इसमें भी पहले कंफ्यूज किया गया आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो तटस्थ होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। तो भाई पीएच मान क्या होगा? जो चीज न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो ऑब्वियस चीज 7 पे होगा। तो बस यही देखो, कीवर्ड पकड़ा करो क्वेश्चन के, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसके अंदर पहले में क्या था? दूसरा सबसे प्रचुर तत्व, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें पकड़ के आंसर कर सकते हो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो। आगे देख लो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से ये तो यही वाली चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रीन हाउस कौन कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, ठीक है, वाटर वेपर है, जलवाष्प, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस है। तो सॉरी, तो नाइट्रोजन कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? अर्थ पे जो गर्मी है उसको रोक के रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है ना, पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो ये चीज आपने पढ़ा है ना कि कोई भी चीज, अगर मान लो ये चीज आपको नहीं पता है, तो एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर 600 kg का कोई चीज ले जाते हो अर्थ पे, तो अर्थ से मून के ऊपर, तो वो 100 kg का बन जाएगा, मतलब 1/6 से डिवाइड करते हैं। तो अर्थ और मून की कंपेयर की जाए तो मून पे 1/6 हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लो, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ना दूरदृष्टि दोष, ठीक है।
इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, लोगों की जो आई बॉल होती है, नेत्र गोलक होता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का। फिर कह रहा है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो मान लो रट्टा मारने वाली चीज है, मार सकते हो Fe2O3NH2O। इसमें कोई ट्रिक विरिक नहीं है, कुछ चीजें मेहनत वाली भी होती है। आगे आ जाओ। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब देख लो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में क्या फर्क है? तो बोलोगे देखो, केमिकल चेंज वो चेंजेस है ना जिसको हम एक बार चेंज हो गया ना तो उसके पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं उसको। और फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में कोई चीज को अगर आपने बदल दिया ना तो उसको वापस से हम पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। लाइक कैसे? मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ कोई पानी बन गया तो क्या वो वापस से उसको पानी से बर्फ बना सकते हो? बोलोगे ऑब्वियसली सर बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। पानी अगर उबल रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जल वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में, वेपर में बदल जाएगा। तो उस वेपर को वापस से पानी में बदल सकते हो? बोलोगे हाँ बदल देते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस हो गए। कांच अगर कोई टूट गया है तो क्या उस कांच को जोड़ा जा सकता है? बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? कांच को पिघलाकर जोड़ा जा सकता है। तो ये भी क्या? फिजिकल चेंजेस है। लेकिन अगर कोई लकड़ी जल गया तो वापस से उसको लकड़ी नहीं बना सकते आप। बना दोगे क्या? राख को लकड़ी बना दोगे? नहीं बना सकते। तो ये हो गया केमिकल चेंजेस। अगर कोई मोमबत्ती जल गया तो क्या उसका धागा वापस से आप रिकवर कर दोगे? क्या मोमबत्ती के अंदर का जितना मात्रा में आपने मोम का यूज किया था, क्या उतना मात्रा में मोम वापस से ले लोगे? नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूध से दही बन गया तो क्या दही को वापस दूध बना दोगे? नहीं बना पाओगे। जो चीज आप वापस नहीं कर सकते उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। आगे बढ़ते, कोई कागज जला दिया आपने, वापस से कागज नहीं बनेगा। कोशिका का कौन सा अंग जो है ना शक्ति घर के रूप में जाना जाता है? देखो बीच बीच में कहीं कहीं से एक आध क्वेश्चन ना बायोलॉजी के मैं डाल रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि आपके साइंस वाले सेक्शन में भले बायोलॉजी नहीं है, लेकिन जीके वाले सेक्शन के अंदर ना बायोलॉजी पूछ लेता है। तो मैं उस जीके वाले में ना छोड़ के इसी साइंस के अंदर एक आध क्वेश्चन कवर कराते जाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, और जीके के अंदर जो पूछे होंगे साइंस वाले में डाल दे रहा हूँ, साइंस से रिलेटेड। ओके, ये मत कहना कि साइंस में बायोलॉजी कहाँ से आ गया। तो इतना तो समझदारी मेरे पास भी है। ठीक है, तो कोशिका का कौन सा अंग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। और ये क्या करता है? रेस्पिरेशन के माध्यम से क्या करता है? एटीपी को उत्पन्न करता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एटीपी यहाँ पे लिखा है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभार जीके के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीके के अंदर पूछ लेता है। 9th नंबर देखो, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चा? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन? तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? क्या कोई चीज विखंडन होता है? नहीं, टूटता नहीं है कोई चीज क्षय होता ही नहीं है। ये जो समझ लो, कोई चीज डिके नहीं होता, बर्बाद नहीं होता कोई चीज। वहां पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी नहीं होता। वहां पे क्या होता है? दो नाभिक आपस में टकराएंगे एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। टकराकर क्या होते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्बिनेशन होता है उनका हाइड्रोजन का, तो जाके एक भारी नाभिक हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हल्के नाभिकों का संयोजन कह लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई कह लो। ठीक है, आगे कह लो, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? अब देखो, आवृत्ति पूछा है इसके अंदर, वेवलेंथ नहीं पूछा आपसे, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क होता है। आवृत्ति अगर पूछेगा किसकी अधिक होती है तो मैं कहूंगा एक्सरे की। तो बोलोगे नहीं, हमने ना तो गामा रेज का पढ़ा है सर। तो क्या गामा इसके अंदर ऑप्शन है? नहीं। इसमें ये नहीं पूछा ना कि किसकी सबसे अधिक होती है, पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस में से बताओ, इसके बाहर मत सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है, इन ऑप्शंस में से ही बताओ। तो एक्सरे की, और एक्सरे से भी ज्यादा होती है गामा रे की, बट यहाँ पे गामा रे तो है ही नहीं, तो मेरे को एक्सरे आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, गामा रे रहता तो अब गामा रे को आंसर करते हैं। आगे देखो, फिर कह रहा है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस को देता है? तो ऑब्वियस चीज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा ना, और क्या देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रॉपर इसका वो इक्वेशन हमने लिख रखा है। अगर आप केमिस्ट्री आपने 11th-12th में पढ़ा अच्छे से तो समझ सकते हो, अगर ग्रेजुएशन से केमिस्ट्री कर रहे हो तो। अदरवाइज इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो जो पूछा गया था। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है?
कार का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतली होता होगा। होता क्या होगा? अवतली होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानक वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक क्या है? वायुमंडल, देखो सवाल ना बड़ा शुद्ध हिंदी में देखे कभी कभी कंफ्यूज करता है। जनरली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पानी को बॉयल करना होगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने डिग्री पे वो बॉयल होने लगेगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बस अब ये मानक वायुमंडलीय दबाव ये सब देख के ना कंफ्यूज नहीं होना आपको बस ये याद रखना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम। पाचन में सहायता के लिए पेट में कौन सा एसिड होता है? अब देखो पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है ये चीज बताओ। ऑब्वियस सी चीज है, कुछ लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये डालोगे पेट में ना तो तेजाब की तरह जल जाओगे, क्योंकि ये जनरली बैटरी के अंदर डाला जाता है जिसको हम तेजाब के पानी के तौर से जानते हैं। तो ये नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को डालते क्या है? पेट में होता ही है, जो कि खाना को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? कौन सा प्लैनेट है जो सबसे छोटा दिन होता है? एक मतलब एक राउंड एक बार रोटेट कर लेता है अपने एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जैसे अर्थ ऑलमोस्ट 24 घंटे लेता है ना, तो वो एक देखो बुध है जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं, ये 9.9 आवर्स लेता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है अपने एक रोटेशन। ठीक है, आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कहोगे क्या केमिस्ट्री क्या है? तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी क्या है? क्या ये बायो एंड केमिस्ट्री दोनों के अंदर पढ़ने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं कह सकते कि बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषी कैसा है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को अवशोषण करता है, ठीक है, कोई पौधा, और उनको लेने के बाद सिर्फ क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है। तो जो चीजें लेके सिर्फ ऑक्सीजन गैस दे रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है? कुछ चीजों का संश्लेषण शोषण कर रहा है। जब वो शोषण कर रहा है तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं। चीजों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वीडियो को रोक के पढ़ते रहा करो। ठीक है, 17 नंबर देखो, किस तत्व की परमाणु ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाया, फ्लोरीन की। ठीक है, पॉलिंग स्केल पे क्या होती है इसकी? 4.0 होती है, 4 होती है। आगे देखो, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखो आंतरिक गर्मी का जो है ना उसका जो ये कह सकते हो इंटरनल हीट क्यों है? तो जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम है, ये सभी क्या है भाई? इनका क्षय होना, डिके होना, यही रीजन है। ठीक है, तो रेडियो धर्मी क्षय मतलब रेडियो एक्टिव जितने एलिमेंट्स उनका क्षय होना, थोरियम, यूरेनियम ये सभी चीजों का। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन सा नियम, सॉरी विनिमय नहीं, नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखो ये ना डेफिनेशन ही है डायरेक्टली। विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर? ये कौन सा लॉ है? बोलोगे तो हमने पढ़ा है ना बॉयल्स के लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर, बॉयल के नियम के अंदर सीधे डेफिनेशन है, इसमें क्या ही कुछ करना है आपको। ठीक है, चलो फिर आप पढ़ोगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक वर्णन कौन सा है? जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पौधों के पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जो कि उसमें मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। वो पिगमेंट को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? तो क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जो ग्रीन कलर का होता है जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती है। ठीक है ना। किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? अब बोलोगे आप लोग ना गामा रेज। मैंने आपसे वेवलेंथ नहीं, अभी वेवलेंथ पूछा है, उस समय मैंने फ्रीक्वेंसी पूछा था। फ्रीक्वेंसी पूछता तो आप गामा कहते, गामा का तो वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, तो वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, चलो वेवलेंथ पूछेगा रेडियो एक्टिव। अगर आपसे ये पूछेगा, सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो वेव्स, और आपसे ये पूछेगा कि सबसे छोटी किसकी होती है वेवलेंथ, तो कहोगे गामा रेज की। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, ओजोन का रासायनिक सूत्र बताओ बताओ बताओ। O3 होता है जो यूवी रेज को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में मूलभूत बल नहीं है? देखो वो फंडामेंटल बल्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स में ही 2 होते हैं। एक तो वीक मतलब निर्बल होता है, दुर्बल होता है, और एक क्या होता है? प्रबल होता है। एक तो निर्बल या फिर दुर्बल नाभिकीय बल, या फिर एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। इन सभी चीजों को हमने मेंशन कर दिया है, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय ये हो गए। एक होता है विद्युत नाभिकीय, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत नाभिकीय नहीं, विद्युत चुंबकीय।
फिर होता है ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला मेरे को, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। सूर्य और तारों के लिए ऊर्जा का सब प्राथमिक स्रोत क्या है, बताओ। सूर्य और तारे जो है इनको ऊर्जा कैसे मिलता है, तो बोलोगे सूर्य, तारों को जो सूर्य का ऊर्जा मिल जाता है, तो बोलोगे देखो तारों को सूर्य का एनर्जी नहीं मिलता है, हर तारा अपने आप में क्या है, अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं, बाकी अदर चीजें होती हैं जो प्लैनेट्स के अंदर, प्लैनेट की बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उनको अपने अपने स्टार से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और सन इज ऑल्सो स्टार, ठीक है, सन भी एक प्रकार का स्टार है। तो जितने भी स्टार्स हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, एक्सलियन होता है, फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है भाई, उनको एनर्जी मिलता है, नाभिकीय संलयन का हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, इजी है, कर लोगे आप। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ हिंसक रूप से अभिक्रिया करती है। दो मैं आपको ना एलिमेंट्स बता रहा हूँ, दो तत्व बता रहा हूँ। एक तो होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम। इन दोनों को पानी के साथ मिलाओगे बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक तरीके से रिएक्शन करते हैं। इवन पोटेशियम में आग भी लग जाता है पानी का छिड़काव करने से, ठीक है। चलो, आग क्या लग जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। कभी ट्राई करना, बहुत ही रिस्की चीज है, बट ठीक है, छोटे स्तर पे बच्चा दूर से ट्राई कर सकता है, उतने कम है नहीं आपका। पोटेशियम को ना इमली, जो पका हुआ इमली होता है, उसमें थोड़ा सा मिक्स करके हल फेंक दो कहीं, और उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार के देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी क्या होता है। बाकी चलो, इस बैच के अंदर मैंने आपको एक क्या किया, एक्टिविटीज दिया करने के लिए, ट्राई करना। देखो रक्षक 2.0 बैच आपका वेट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी में देता हूँ, बशर्ते कि इस बैच की दी गई सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर दो, स्टडी को सब्सक्राइब कर दो।